कुछ पंक्तियाँ हैं जैसे, संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए दोनों सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और इस पूरे गंतव्य में जो मैंने आपसे बोला उसमें संबंध की तो बात की गई है, साथ में एक और शब्द का प्रयोग किया गया जो है जल। तो आज 14 अप्रैल को भारतीय सरकार ने, भारतीय गवर्नमेंट ने इस दिन को जल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है और इस दिन को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हमारा भारत का जल दिवस है, राष्ट्रीय जल दिवस है। उस उपलक्ष्य में आप सभी को जल दिवस की बहुत बहुत बधाई और एक ये सीख कि हमें अपने जल जो हमारे वातावरण में है, हमारे एनवायरनमेंट में है, उसका सही से प्रयोग करना है ताकि हमारे लिए ना सिर्फ ना आने वाली हमारी जनरेशन्स के लिए वो बच के रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और इस अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं अपना दैनिक जागरण। 14 अप्रैल 2022 में क्या क्या खबरें हैं, चलिए शुरू करते हैं। सरकारी योजनाओं में देरी के लिए नौकरशाहों की उदासीनता जिम्मेदार। एक संसदीय समिति बनाई गई और उसमें एक सर्वे किया और उन्होंने देखा गया कि गवर्नमेंट जो है वो योजनाएं तो बना लेती है नागरिकों के हित के लिए, बट कहीं ना कहीं उनका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो अफसरों पे डिपेंडेंट होता है और अफसर कहीं ना कहीं उदासीनता से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और काफ़ी मतलब लो लेवल में उस जो सरकारी योजना है उसका फ़ायदा या लाभ नीचे दर्जे के लोग उठा पाते हैं। शुरुआत की गई है कुछ इसमें मॉडिफिकेशन के लिए, बात की गई है अफसरों को जो ई ऑफिस की ट्रेनिंग मिले। ई ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा जैसे हम होते हैं ना, मैसेजिंग हो गया या सिग्नलिंग, जब सिग्नल हम भेजते हैं किसी को तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उस चीज़ को कैटर करते हैं। दूसरी चीज़ होगी कि जितने पेंशनधारी हैं उनको एकीकृत करना है, उनके जितने भी, कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जितने भी उनके प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं उनको टैकल करना है एक ही प्लेटफॉर्म पे। और सरकार बहुत सारे ऐसे हैं जो डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क भी ला रही है। आगे भी इस डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पे हम बात करेंगे और एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 5 से 6 मिनट का, 10 मिनट का जो भी होगा, उसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा डेटा गवर्नेंस जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसकी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। तो ईडी ने Xiaomi के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार को किया है तलब। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है ईडी क्या होता है। तो हमने हमारा इससे पहले प्रोग्राम जो होता था 5 का पंच, उसमें मैंने इस तरीके की सारी एजेंसीज़ को किया है और उनमें काफ़ी डिटेल से बताया। तो आप वहाँ पे जाके ईडी के बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पर बताएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। Xiaomi एक चाइनीज़ कंपनी है, हमें ये याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि ये कंपनीज़ हैं किस देश से रिलेट करती हैं। बात कर लेते हैं कि जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है मनु कुमार, इनको बुलाया क्यों है। तो उनको बुलाया गया है कि ईडी मतलब जो हमारा प्रवर्तन निदेशालय है उसको लग रहा है कि जो ये मोबाइल उत्पादक कंपनी है Xiaomi, उसने फेमा जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया है। फेमा क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा होता है उसको किस तरीके से जो हमारा रुपया पैसा है को पैसे के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इस या लेन देन किया जाता है, उसकी बात की गई है इसमें। चलिए बात कर लेते हैं हम आगे वाली। तो समझ गए ना आपकी फेमा क्या है, ईडी क्या है। एग्जाम्स के लिए ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी होंगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों के हनन से चिंतित है। जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, अभी कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक सबवे जो स्टेशन था वहाँ पर एक बंदूकधारी ने काफ़ी लोगों को गोली चला दी और काफ़ी लोग घायल भी हुए। तो ये बोला जा रहा है कि ये मानव अधिकार का हनन जो हो रहा है वो अमेरिका में भी हो रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो स्पाइस जेट के 90 जो पायलट्स हैं उनको बोइंग 737 मैक्स विमान उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। क्यों लगाई गई है? क्योंकि बोला जा रहा है DGCA जो कि भारतीय उड्डयन महानिदेशालय है, उसने बोला है कि वो जो पायलट हैं उनका उचित प्रशिक्षण नहीं है। इस वजह से जब उचित प्रशिक्षण नहीं है तो लोगों की जान का खतरा रहता है अगर जो पायलट है वो सही से प्रशिक्षित नहीं है। बात कर लेते हैं एग्जाम्स में ये आ सकता है कि बोइंग किस देश की कंपनी है। तो बोइंग हमें लगता है ना कि बोइंग चाइनीज़ वर्ड टाइप लग रहा है, नहीं, ये एक अमेरिकन कंपनी है, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबरों की। तो यहाँ पे देखिए मारीपोल बंदरगाह पर रूस की सेना ने किया कब्जा। ऐसे बहुत सारे रोज़ न्यूज़ आते हैं। हमें एग्ज़ाम्स के हिसाब से क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम्स के हिसाब से हमें ये पढ़ना है कि जो रसिया और यूक्रेन के जो प्लेसेस हैं ना उनको कटर करना है, उनको पढ़ना है, उनको समझना है। क्योंकि एग्जाम्स पूछा जाएगा कि मारीपोल बंदरगाह किस देश से रिलेटेड है या कहाँ से है। तो रसिया, यूक्रेन और उससे आसपास जो भी देश हैं उनको एक बार जानना ज़रूरी है। एक वीडियो लेके हम आएंगे जिसमें हम उसके आसपास के सारी चीज़ों को जो है जितने भी वहाँ पर जैसे हमारा ब्लैक सी है और जो भी सीज़ हैं, जो भी वहाँ पे स्ट्रेट्स हैं, उनको सबका हम एक वीडियो में आपके साथ 10 से 15 मिनट का वो भी होगा जिससे संपूर्ण जानकारी मिल जाए और हमारे आने वाले आगामी जो UP PCS और UPSC के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए फ़ायदा करे। चलिए बात कर लेते हैं। ईडी ने जब्त किया नवाब मलिक की कई संपत्तियाँ। नवाब मलिक
कहाँ हैं, कौन है? तो ये एक मंत्री हैं महाराष्ट्र के, जेल में भी बंद हैं। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत का जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का इन पर केस लगा है। चलिए बात करते हैं अगली कुछ खबरों की। तो सिक्किम में उत्तराखंड तक पहुंचा मिशन आबाद। सबसे बड़ी बात है, पूछा जा सकता है कि मिशन आबाद क्या है। देखिए, आबाद क्या होता है? आबाद होता है कोई इंसान जिसका रहने का घर हो। तो आबाद मतलब वही है कि भारत में लगे नेपाल क्षेत्र के समुदाय के विशेष जो भी है ना समुदाय, विशेष समुदाय के, उनको बसाने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है मिशन आबाद। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है? उत्तराखंड की सीमा पर या नेपाल से जुड़े क्षेत्र पर। किसके लिए है? इस क्षेत्र के लोगों को लिए वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था करना। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली के कुछ खबरों की। तो सड़कों पर उतरी सीएनजी चलित 80 नई एसी बसें। आपको पता ही है कि अभी जो दिल्ली सरकार है, इवन पूरा भारतीय जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लोग सीएनजी इसके साथ साथ ईवी जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे बहुत जोर दे रही है। तो 80 जो नई एसी बसें हैं वो उतारी हैं ताकि पोल्यूशन जो है वो बहुत कम हो। बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक खबर है दिल्ली की कि अगर आप ई साइकिल खरीदेंगे तो अगले महीने आपको सब्सिडी मिल जाएगी, मतलब कुछ पैसे की रियायत मिल जाएगी। इसके बाद एक था कि केबी में जो क्लास 1 के बच्चे के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, उसकी उम्र सीमा के लिए एक अपील थी, उसको खारिज कर दिया गया है। अभी एज पर नाउ 6 वर्ष की ही एज मानी जा रही है उस केबी के, अगर क्लास 1 में आप एडमिशन लेने जाते हैं तो। बाकी यहाँ पर एक क्या कहते हैं, विशेषज्ञों ने एक चीज़ निकाली कि गर्मियों में साल दर साल बढ़ रहा है ओजोन प्रदूषण, जिसका मतलब है कि जो ओजोन होल है वो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, अब हो सके जितना, हमारे हाथ में वैसे नहीं है इतना ज़्यादा, बट जितना हो सकता है हम अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें। चलिए अगली खबर है कि G7 जो G7 है की बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। अभी क्या है कि सबसे पहले हमें देखना है कि G7 2022 कहाँ होगी। तो ये होगी जर्मनी में, याद रखना, एग्जाम से पूछा जा सकता है। अब G7 में कौन कौन से देश हैं, हमने ये भी पूछा जा सकता है। तो G7 एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन कुछ नेशंस हैं। कौन कौन से होते हैं? जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, कनाडा एंड इटली। ठीक है, ये हिस्सा लेंगे। भारत क्या है कि 2019 से हर बार इसको आमंत्रित किया जाता है। ये इसका क्या कहते हैं, एक इसका इस मेंबर नहीं है नेशन, लेकिन भारत को एक ऑब्जर्वर के रूप में, या ये देश चाहते हैं कि हम भारत को भी बुलाएं ताकि भारत की स्थिति जो है वो विश्व पटल में बहुत अच्छी है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। G7 कहाँ होगा? जर्मनी में होगा। कौन कौन से देश हैं? और भारत 2019 से प्रॉपरली हर बार बुलाया जा रहा है। चलिए आगे कुछ खबरें यहाँ पर है कि आपको पता है कि बुलेट ट्रेन का ट्रायल चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। कहाँ से कहाँ तक होगी बुलेट ट्रेन? अहमदाबाद से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगी। इसकी स्पीड 350 किलोमीटर की इसकी टेस्टिंग होगी। आगे आने वाले समय में इसकी और अलग अलग ब्रांचेस खुलेंगी और हमारे देश में इस तरीके के जो बुलेट ट्रेन हैं उनका होगा। बाकी ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो हम कर नहीं पाएंगे मतलब कि पॉलिटिकल है या कुछ ऐसी हैं जो कि रिलेटेड नहीं है ज़्यादा हमारी पढ़ाई लिखाई से। अभी कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रोपवे हादसा हुआ था, तो उसमें जितने भी लोग बचाए गए हैं, एयरफोर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था। तो बोला गया है कि रोपवे हादसे में जितने भी लोगों को बचाने के लिए जब जवानों ने उनको अपना सब कुछ लगा दिया, देश उन पर गर्व करता है। और आपको पता ही है कहाँ हुआ था ये, तो देवधर के त्रिकूट में हुआ था ये चीज़। इसके बाद ये आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जितने भी रोपवे संचालक हैं उनको देखना पड़ेगा, उनकी जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं उनको तय करना पड़ेगा कि हमारे जो रोपवे हैं वो सही है कि नहीं है। तो उसकी भी ऑडिटिंग चलना शुरू हो जाएगी और अभी मतलब उसको उस पर बोल दिया गया कि ऑडिटिंग करना है। अब उस पर उसकी सिक्योरिटी पे उसकी जितनी भी क्षमता है उस पर जाँच की जाएगी। बाकी ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि काफ़ी दुखी कर देने वाली भी हैं और साथ ही साथ ऐसी हैं कि हम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझ सकते एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 बिजनेस की। तो सोना काफ़ी महंगा हुआ है, 53,000 का लगभग होने वाला है। 69,179 इतने का चांदी हो गया, मतलब 69,179 का, और डॉलर जो है 76.18 पैसे का हो गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर देश में गहरा सकता है बिजली संकट। अभी देखिए, जब कोई चीज़ ऐसी जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें देखना चाहिए कि ये कैसे आता है, कैसे कोई बोल दे रहा है कि देश में बिजली संकट गहरा रहा है। तो इसका बस हमें देखना है कि बिजली उत्पन्न किससे होती है। अपने देश में जनरली बिजली कोयले से उत्पन्न होती है, हालांकि कहीं ना कहीं हम हाइड्रो मतलब पानी से भी, जो जलप्रपात हमारे होते हैं उनसे भी हम बिजली का उत्सर्जन करते हैं, बट मोस्टली बिजली जो होती है वो कोयले से उत्पादित की जाती है। अभी क्या है कि देश में कोयला का उत्पादन भी बहुत कम किया जा रहा है। इसके बाद
जो हम आयातित करते हैं कोयला, वो भी काफ़ी महंगा हो गया है ड्यू टू यही कि इन्वायरमेंट हमारा काफ़ी प्रभावित होता है कोयले से, इस वजह से हम खनन भी नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया और बोला है कि अब बिजली का संकट गहरा सकता है। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है, और आप जिनको और बता सकते हैं उनको बताइएगा कि जितना ज़रूरी है बिजली का उतना ही उपयोग करें। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कनेक्शंस हैं या हम उसकी मीटरिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मीटर हैं कि नहीं है, बट वो हमारे लिए है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम फालतू में बिजली को बर्बाद करेंगे, कल को हमको वही बिजली नहीं मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। सरकार ला रही है डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, मैंने आपसे बताया था, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी लाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर एक है 250 अरब डॉलर का रिकॉर्ड सेवा निर्यात हुआ है, ये बताया गया पीयूष गोयल, जो कि हमारे क्या कहते हैं सेना। चलिए बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट की। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे सचिव हैं पीयूष गोयल, वाणिज्य सचिव, उन्होंने बोला है कि 250 अरब डॉलर का सेवा निर्यात किया गया है। अब देखिए ये क्या होता है निर्यात, तो आप समझ रहे हैं कि हमने यहाँ से दिया है, क्या दिया है, सेवाएं जैसे हम टीचिंग फैसिलिटीज़ में देते हैं। हम अगर बात करें यूट्यूब में, अगर हम कुछ पढ़ाते हैं, कोई कंटेंट डालते हैं, या बस बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स हैं जो कि अलग अलग तरीके के कंटेंट देते हैं, तो उनसे जो पैसे मिलते हैं वो भी एक सेवा का ही होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे कस्टमर केयर सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड की जाती हैं, वो हम उसको सेवा में जोड़ते हैं। हमारे जो जैसे बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रीशियंस वगैरह होते हैं जो कि मतलब एक सेवा काम में लग रहे हैं, वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बट चीज़ों को असिस्ट करते हैं, उसको सेवानिवृत्त बोला जाता है। तो इसमें भारत अव्वल दर्जे पर रहता है हमेशा, और इस बात तो रिकॉर्ड उसने इतनी सेवा जो 250 अरब डॉलर का है उतने का सेवा का निर्यात किया है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की जो कि राष्ट्रीय देश हमारे मिली हुई हैं। तो कुछ नॉर्मल खबरें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ नहीं करते, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, और कई बार बता चुका हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो फिर लोगों को लालायत नहीं करता समझने के लिए, आप देखने के लिए, पढ़ने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं विचार की में। तो कुछ पॉलिटिकली चीज़ें हैं जिनको हम इतनी डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ है कि समझनी होगी बेशकीमती पानी की महत्वता। जैसे आपको पता है कि राष्ट्रीय जल दिवस है आज, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। एग्जाम से पूछ भी सकते हैं कब हुआ था, 2016 में इसको बोला गया था कि हम इस तरीके का कुछ करेंगे। तो जल पर एक विशेष आर्टिकल दिया गया है, और हमें समझना है कि आने वाले समय में जल एक विकराल समस्या बनकर उभरेगा। तो अभी से क्यों ना हम इस तरीके से चीज़ें करें कि आने वाले समय में हमें इतनी ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। बाकी विचार विमर्श में भी कुछ ऐसे ही हैं। हिंदी की बात की गई है कि हिंदी को हम और बड़ा बना सकते हैं, जो कि कई बार हमने ऐसे डिस्कस किया गया है। बात करते हैं जागरण नेटवर्क में। तो एक केंद्र सरकार की योजना थी मुद्रा योजना थी कि लोगों को आई मीन जो हमारे बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे जितने भी इस तरीके के होते नहीं है कि इंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करना एक योजना बनाई गई थी मुद्रा योजना। तो वही बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी गति दे रहा है मुद्रा योजना लोगों को अपने खुद खड़े होने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा से रोजगार सृजन करने के लिए। तो उसके बारे में बात की गई। काफ़ी डेटा एनालिसिस में बताया गया कि किस राज्य को क्या क्या कितना कितना फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ पे मैं PDF इसकी डाल देता हूँ, वहाँ से आके पढ़ लीजिए। इसके बाद वही नई शिक्षा नीति पर जो चल रहा है, 2 ऑफलाइन डिग्री भी एक साथ लोग कर सकते हैं, बट ये थोड़ा संभव है या मुश्किल है, मतलब असंभव नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके बारे में बात की गई है। चलिए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो मारिपोल बंदरगाह पर रूस का कब्जा, मैंने आपसे पहले ही बोला। देखिए ये चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी दुखित करने वाली घटनाएं हैं, पता नहीं कब क्या होगा। बहुत वैश्विक परिवेश में देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा का भी संकट गहराया हुआ है, क्योंकि जो यूक्रेन रसिया है, ये पाम ऑयल बहुत ज़्यादा, मतलब जो हमारे खाने के, जो हम नहीं खाने वाला जो हमारा तेल होता है उसका हम इंपोर्ट करते थे वहाँ से। तो काफ़ी क्राइसिस आने वाले हैं समय में, बट कहीं ना कहीं अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें ये प्लेसेस जानना बहुत ज़रूरी है। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि हम ज़रूर एक ऐसा लाएंगे बिफोर एग्जाम्स, तो हम पक्का एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिससे सारी वहाँ के प्लेसेस आपके बारे में हो जाए। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बात करें खेल जगत की, तो IPL चल रहा है और जोरदारी से चल रहा है। IPL में इस बार एग्जाम पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि IPL का इस बार स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा टाटा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ सप्तरंग में, तो आज बताया जा रहा है तकनीकी की दुनिया। तो तकनीकी की दुनिया में बताया जा रहा है कि हम कैसे
अपने आप को और टेक्नोलॉजी के साथ ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो ईवी हैं उसमें गर्मियों में बैटरियों से जो हमारा निकलता है जो भी केमिकल, उसकी वजह से आग लग जा रही है। ऐसे काफ़ी केसेस आए हैं, तो बोला जा रहा है कि क्या करें ऐसा ईवीज़ में हम कि आग ना लगे। तो ये चीज़ है। इसके बाद बिना एटीएम कार्ड कैसे निकालने पैसे, तो ऐसे से आपको पता ही यूनिवर्स बाई होता है, उसके तहत हम लिंक करके विदाउट एटीएम भी पैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक टेक्निक दी गई, बताया जा रहा है कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है। आप एक बार इसको पढ़ के देख सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ ऐसे शोध रहते हैं जो कि काफ़ी हमारे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बहुत अच्छे होते हैं। आप इनको भी पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं रहते कि इनको हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि ऐसे शोध आते ही रहते हैं। एंड ये कुछ फिल्मी दुनिया की खबरें हैं। हाँ, हालांकि एक ये खबर है कि आज शायद शादी है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की। तो बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम से और हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से उनको। चलिए, तो ये था 2022 के 14 अप्रैल का न्यूज़पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आज जल दिवस है, भूलिएगा नहीं, और कोशिश कीजिएगा कि आज कम से कम आप जल को ज़्यादा बर्बाद ना करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।